हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री एंड हम हैं कोलाइडल सोल्यूशन टॉपिक के ऊपर। फाइन, कोलाइडल सोल्यूशन में कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा था प्योरिफिकेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्स, यानी कि कोलाइडल सोल्स को प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है, कैसे उसकी इलेक्ट्रोलाइट की जो इम्प्योरिटी है उसे निकाला जा सकता है। क्लियर? सो आज हम बेसिकली टॉपिक करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टॉपिक है। So let's have it. Properties of colloidal source. Fine. So the very first properties, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे एंड ये टॉपिक काफी लंबा है, काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, काफी ध्यान देंगे यार। देखो, बिल्कुल शुरू में वैसे हमने जब ट्रू सोल्यूशन कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में जो डिफरेंस पढ़ा था उसमें हम काफी चीजें इसके बारे में बात कर चुके हैं, पर वहां हमने सिर्फ नाम लिए थे, यहां हम पूरा डिटेल में उस चीज को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? यानी कि टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन की बहुत ही ज्यादा डिटेल में पूछी जाती हैं। क्लियर? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फाइन, तो इसके ऊपर मैं यार बेसिकली ज्यादा बात नहीं करूंगा। वी ऑल नो दैट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर एक डिस्पर्स्ड फेस होता है एंड एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं हुआ होता। इस बात के लिए ये क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बड़ी सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है। क्यों? हम बात तो करके हटे हैं, लायोफोबिक क्या है? नीचे बैठने की कोशिश करता है उसका पार्टिकल। इसका मतलब अगर नीचे बैठ रहा है तो ऊपर उतना नहीं है जितना नीचे है। इसका मतलब ये एक कंप्लीट यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत? सेकेंड इज फिल्टरेबिलिटी। सेकेंड इज फिल्टरेबिलिटी। वी ऑल नो कि कोलाइडल पार्टिकल का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक है। तो फिल्टरेबिलिटी में क्या है कि अगर तो नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर है तो उसमें से तो ये पास हो जाएगा, पर अगर एसपीएम यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो उसमें से ये पास नहीं होगा। बिकॉज बड़ा सिंपल सा फंडा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का जो कोर का साइज है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उसमें से कोलाइडल सोल का पार्टिकल पास नहीं होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। भाई, तो ये तो दो बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है टिंडल इफेक्ट। फाइन, क्लास 9 में आपने ये टॉपिक सुना होगा, टिंडल इफेक्ट, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है ना? यानी कि जब एक बीम ऑफ लाइट पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो स्कैटर हो जाना, उस पर्टिकुलर फंडा को क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्लियर? देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ light when a beam strikes with the particle of colloidal solution. So that scattering is known as Tyndall effect. फाइन, सो लाइट का स्कैटरिंग, इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। लेट मी हैव इट।
फाइन। हमारे पास मान लीजिए यहां पे एक टॉर्च बना हुआ है, ठीक है ना। फाइन, इसके अंदर हमने बेसिकली क्या डाल रखा है, ट्रू सोल्यूशन डाल रखा है। क्या डाला हुआ है, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड देन इसके पीछे हमने क्या कर रखा है, एक कोलाइडल सोल्यूशन रखा है। फाइन, आप बेसिकली यार ये वाला एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। एक ट्रू सोल्यूशन लीजिए और एक कोलाइडल सोल्यूशन लीजिए और उसमें ये वाला प्रोसेस करके देखिए। यहाँ पे आप एक टॉर्च लेना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि अगर ये लाइट यहां पड़ रही है, तो देखो यहां पे ये पाथ विजिबल नहीं होगा। ये बात ध्यान देने की बात है, यहां पे ये पाथ विजिबल नहीं होगा, ये यहां पे आ जाएगा सीधा। एंड फिर यहां पे ये विजिबल रहेगा, यहां पे ये विजिबल रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा उस तरीके से शेडेड कर देता हूं। फाइन, मेरे कहने का मतलब है यहां ये विजिबल रहेगा। एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर यहां पे कोई बीम ऑफ लाइट है, यहां पार्टिकल है, तो वो स्ट्राइक करके क्या हो रहा है, स्कैटर कर रहा है लाइट को। तो अल्टीमेटली वहां काफी रोशनी रहेगी, आपको दिखेगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा। फाइन, यहां ब्राइट स्पॉट मिलने वाला है, जबकि यहां कुछ नहीं दिखने वाला। ये जो जगह है ये रहने वाला है इनविजिबल। ट्रू सोल्यूशन में जब आपको यहां से आपने टॉर्च की लाइट मारी, यहां पे आपको कुछ नहीं दिखने वाला। ये तो पाथ ही है बेसिकली। पाथ को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये तो बेसिकली पाथ ही है, पाथ में तो पता ही चलना है ना, रोशनी निकलनी ही है। यहां यहां बेसिकली क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके वो स्कैटर हो जाएगा। फाइन, एंड आपको वो ब्राइट स्पॉट, आपको ये चीज दिखेगी, वहां पे फैला हुआ दिखेगा, आपको वो बीम फैला हुआ दिखेगा। दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो बेसिकली जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव दैट टाइप ऑफ रेंज। उनके कोलाइडल पार्टिकल्स की ऐसी रेंज होती है कि वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सके। क्लियर। यहां पे एक बिफोर गोइंग टू एप्लीकेशन की कहां आप ये चीज देखते हो, एक बात समझने की जरूरत है, व्हाट आर द कंडीशंस सो दैट आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिले। क्लियर, व्हाट आर द कंडीशंस, लेट्स हैव इट। So conditions for Tyndall effect। सबसे पहला कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो सारा का सारा फंडा क्या है। ट्रू सोल्यूशन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कोलाइडल में ऐसा क्यों हो रहा है, एंड ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल में सबसे पहला फर्क क्या है, साइज। तो यहां पे सबसे बड़ा फंडा यही है। एक्चुअली में कोलाइडल का पार्टिकल उस साइज का होता है जो स्कैटरिंग करा सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइज चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। जो बीम ऑफ लाइट है उसका जो वेवलेंथ है, ये जो बीम ऑफ लाइट आ रही है इसका जो वेवलेंथ है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारे कोलाइडल पार्टिकल के डायमीटर के लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए। समझिए ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल एक छोटा पार्टिकल होता है, 1 नैनोमीटर से साइज छोटा होता है ट्रू सोल्यूशन का। तो अल्टीमेटली उसका बीम ऑफ लाइट के प्रति साइज क्या रह जाएगा, छोटा, इसलिए वो स्कैटरिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उसका। यहां पे पाथ क्या हो जाएगा, इनविजिबल दिखेगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट should be comparable equal to the diameter of फाइन। यहां पे आप कोलाइडल पार्टिकल लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो लाइट आ रही है,
इसका जो वेवलेंथ है वो आपके पार्टिकल के डायमीटर के कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, इक्वल। एंड सेकेंड थिंग, एक और चीज में कंडीशन चाहिए सो दैट टिंडल इफेक्ट हो सके, वो ये है कि जो इसका डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है, क्लियर है ना, जिस चीज में कुछ डाला गया है वो डिस्पर्शन मीडियम है, जो चीज डाली गई है वो डिस्पर्स्ड फेज है। सल्यूट और सॉल्वेंट से इक्वेट किया था हमने, कर लिया है हमने पहले, है ना, तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैग्नीट्यूड है उनमें एक अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। फाइन, द मैग्नीट्यूड of refractive index of dispersed phase and dispersion medium differs by greater value। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अच्छा खासा डिफरेंस वाला होना चाहिए, तो ही ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, क्लियर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे एंड लिख के रखेंगे, बिकॉज ये पूछा जा सकता है, ये वाली चीज पूछी जा सकती है। एंड फर्स्ट तो इसमें काफी ज्यादा फेमस है, आपको काफी ज्यादा बार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन, कहां कहां हमें ये टिंडल इफेक्ट नेचर में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। फाइन, या कह सकते हैं एग्जांपल्स, क्लियर, आई नीड सम स्पेस फॉर एग्जांपल, यहां बना लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज स्काई का कलर ब्लू है, ये टिंडल इफेक्ट है। फाइन, या फिर आपने बंद कमरे के अंदर देखा होगा, जैसे होता है ना कि पूरा का पूरा डार्क रूम है और वहां पे आपने एक छोटा सा छेद कर रखा है, ठीक है ना, या विंडो है वहां पे, ठीक है ना, तो विंडो से जो लाइट आती है वहां पूरी की पूरी फैल जाती है और डस्ट पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। फाइन, देखो अगर कोलाइडल के अंदर क्या है, पाथ विजिबल है ना, कोलाइडल के अंदर पाथ विजिबल है, ट्रू के अंदर पाथ विजिबल नहीं है। जब पाथ विजिबल नहीं है तो सोल्यूशन के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, जबकि यहां पाथ विजिबल है तो पार्टिकल्स दिखेंगे। जब पाथ विजिबल है तो पार्टिकल्स दिखेंगे। सिमिलरली सोचिए, एक बंद कमरा था जिसके रोशनदान में से जब लाइट आती है तो आपको डस्ट पार्टिकल फिरते हुए दिख रहे होते हैं, दिखते हैं ना। वो बेसिकली क्यों दिखते हैं, बिकॉज दैट इज टिंडल इफेक्ट। लाइट स्कैटर हो गई है एंड उसमें आपको पाथ ऑफ द लाइट विजिबल है, पाथ ऑफ द लाइट विजिबल है एंड उसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग, यानी कि लाइट इन द डार्क रूम, ठीक है ना, या कह सकता हूं विजिबिलिटी ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन डार्क रूम। जो डार्क रूम में पार्टिकल दिखते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। फाइन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, प्रोजेक्टर, भाई मूवी देखने गए हो, अरे सब लोग गए हो, कोने वाली सीट पे नहीं, अभी तो आप बच्चे हो, तो बड़ा समझिए तरीका क्या है कि प्रोजेक्टर आपके पीछे लगा हुआ होता है, जब आप जहां आप बैठे होते हो तो बिल्कुल पीछे वहां पे लगा हुआ होता है प्रोजेक्टर, वहां से क्या होता है, लाइट स्कैटर होकर जा रही होती है, isn't it? तो वो भी बेसिकली क्या है, प्रोजेक्टर में आप देखने को मिलता है एप्लीकेशन टिंडल इफेक्ट का, ठीक है ना। एंड जो टेल्स ऑफ कॉमेट्स है, टेल्स ऑफ कॉमेट्स, ये हमें थ्रू टिंडल इफेक्ट ही विजिबल है, यानी कि उसी के कारण हम देख पाते हैं। फाइन, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आपको जो एक आध पसंद है आपको लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा तो एग्जांपल्स के ऊपर लिखना नहीं आएगा, पता होने चाहिए, क्लियर, कोई दिक्कत। एंड अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो डार्क रूम वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत। फाइन, एंड अच्छा एक बात और बताऊं, अगर हम इसका एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो टिंडल इफेक्ट से हमें एक और फायदा भी है। वो फायदा क्या है जो हम अभी अभी बात करके हटे, दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर। फाइन, दैट इज हेट्रोजीनियस नेचर। टिंडल इफेक्ट से हम हेट्रोजीनियस नेचर मिक्सचर का देख पा रहे हैं। पता कैसे, सोचो, एक बंद कमरे के अंदर जब लाइट आ रही है, एक बंद कमरे में जब लाइट आ रही है
तो आपको दिख नहीं रहा डस्ट पार्टिकल, तो वो होमोजीनियस दिख रहे हैं तुम्हें? डेफिनेटली हेट्रोजीनियस है। किसी पर्टिकुलर जगह पे पार्टिकल ज्यादा है, किसी पर्टिकुलर जगह पे पार्टिकल कम है, कहीं कोई पार्टिकल है कहीं कोई पार्टिकल है, तो वो क्या होमोजीनियस थोड़ी होता है, क्या होता है? हेट्रोजीनियस। एक बंद कमरे में आप करके देखो ना खुद के एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? फाइन, वो हॉलीवुड वाला जोकर मत बन जाना बंद करके कमरे में। क्लियर? तो क्या करना है, बंद कमरे में रोशनी जब आएगी, गेट नहीं खोलना, थोड़ा सा होल करके या एक रोशनदान से जब रोशनी आ रही होगी तो अल्टीमेटली जो लाइट स्कैटर करेगी उसमें डस्ट पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इसका टिंडल इफेक्ट। फाइन, टिंडल इफेक्ट का एप्लीकेशन है कि हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? सो व्हाट वी हैव डन इज इन टिंडल इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, पाथ विजिबल है। क्या कंडीशन है? पार्टिकल का साइज या पार्टिकल का जो डायमीटर है वो इंसिडेंट रे के वेवलेंथ के इक्वल आना चाहिए। देन दूसरा क्या है, डीपी एंड डीएम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अच्छा खासा डिफरेंस आना चाहिए। दीज आर सम एप्लीकेशंस एंड व्हाट इज द, मतलब दीज आर सम एग्जांपल्स, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन कि हम मिक्सचर के हेट्रोजीनियस नेचर को थ्रू टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। एंड टिंडल इफेक्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। फाइन, टिंडल सॉल्यूशन को या टिंडल इफेक्ट को, बेसिकली टिंडल इज नॉट अ सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट को कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। नाउ मूव टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ब्राउनियन मोशन। यू ऑल नो व्हाट अ ब्राउनियन मोशन इज, है ना? वही मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। फाइन, सो हमारे पास नेक्स्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे पहुंच गए हैं, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। फाइन, ब्राउनियन मोशन, वही वही ब्राउनियन मोशन, यहां लिख लीजिए मोशन। मूवमेंट मोशन एक ही बात है। फाइन, सब कुछ कूल है, चलते हैं आगे। सो बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, कि कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है। ठीक है ना? याद है क्लास 9th में आपने चैप्टर मैटर के अंदर ये बात पढ़ी होगी। ठीक है ना? क्या हुआ कि ये एक सोल्यूशन है सपोज, ठीक है ना, ये एक सोल्यूशन है, इसके बिल्कुल ऊपर आपने यहाँ पे पोलन ग्रेन रख दिया, मतलब आपने नहीं, एक्चुअली में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन जिसने ये बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया, उसने क्या किया, बिल्कुल ऊपर इसके पोलन ग्रेन रख दिया, वही बायोलॉजी वाला पोलन ग्रेन, बिल्कुल, ठीक है ना, सबसे हल्का है। तो जब वो रखा तो देखा कि ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो एक सोल्यूशन था वेसल के अंदर, पोलन ग्रेन रखा हुआ, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या रहा है कि पोलन ग्रेन इज स्ट्राइकिंग इधर उधर। जब ये इधर उधर जा रहा है इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो एक कंप्लीट रैंडम मोशन में है। फाइन, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। फाइन, द रैंडम मोशन इन occurred by the particles is known as ब्राउनियन मोशन। पर यार मुद्दे की बात यह है कि हमें तो ब्राउनियन मोशन कोलाइडल पार्टिकल्स का बताना है, ये तो पोलन ग्रेन का आ गया। ठीक है ना? अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट समझो, एक पोलन ग्रेन क्यों ब्राउनियन मोशन या क्यों एक रैंडम मोशन में आ रहा होगा, इस बात को समझो जरा। ठीक है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये मेरे जो बच्चे महाराष्ट्र वाले हैं वो बहुत आसानी से समझ आएंगे। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, देखो लोकल ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बड़ी कहावत फेमस है वहां पे कि आप जाके खड़े हो जाओ, बस आपको अपने आप धक्का मार के ऊपर चढ़ा देंगे, एंड जब आपको उतरना है तो आप गेट पे खड़े हो जाओ, आपको अपने आप नीचे उतार देंगे, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ एंड 4-5 लोगों को बोलो कि यहाँ पे आपको धक्का मारे, तो डेफिनेटली अगर वो हिल रहे हैं तो आप नहीं हिलना चाह रहे हो पर फिर भी आपको हिला दिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ, आपने पोलन ग्रेन को रख दिया, वो भाई सब खुद नहीं हिलना चाह रहे थे, पर क्या हुआ, यहाँ सोल्यूशन के पार्टिकल उसको कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, धक्के मार रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ के जो पार्टिकल ऐसे कॉन्स्टेंटली धक्के मार रहे हैं।
तो ये क्या होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वही जैसे भीड़ में होता है, मेले में होता है, लंगरों में होता है, वैसे ही लगा धक्का। क्लियर? तो ये लगातार धक्का क्यों बज रहा है? बिकॉज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं एंड दैट कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, पार्टिकल्स का दैट कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इज नोन एज, यहां पे कंटिन्यूअस लिख लीजिए, द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन जो अब पार्टिकल्स का है उस चीज को हमने क्या बोला, ब्राउनियन मोशन। देखो पोलर ग्रेन का तो दिख रहा है, सोल्यूशन के पार्टिकल का दिखेगा नहीं, पर पोलर ग्रेन क्यों हिल रहा है? क्योंकि एक्चुअली में सोल्यूशन का पार्टिकल हिल रहा है। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? दैट इज बेसिकली ब्राउनियन मोशन। रॉबर्ट ब्राउन बंदा था, उसने अपने नाम पे रखा, डेफिनेटली हर बंदा अपने नाम पे ही रखता है कुछ ना कुछ, तो यहां से बना ब्राउनियन मूवमेंट। हम बात कर लेते हैं अब डिपेंडेंसी की, ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी की बात करते हैं। सबसे पहला है मूवमेंट जो है इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ द पार्टिकल। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं पोलर ग्रेन की नहीं, मैं यहाँ के कोलाइडल पार्टिकल्स के रैंडम मोशन की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे है। ये रैंडम मोशन में है, पोलर ग्रेन तो सिर्फ एक जरिया था देखने का। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मूवमेंट जो है वो साइज ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली रिलेटेड है। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, जितना बड़ा साइज होगा, अब यार बड़ा सिंपल, दो बंदे हैं, मोटू पतलू खड़े हैं, फाइन, तो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, दोनों को धक्का मारना है, तो कब लगता है आपको मूवमेंट ज्यादा आ जाए? डेफिनेटली पतले के केस में। अब जितना साइज कम होगा उतना मूवमेंट ज्यादा आएगा, बिकॉज जितना साइज कम होगा पार्टिकल का वो उतना इधर उधर धक्के ज्यादा खा सकता है। क्लियर? जितना साइज ज्यादा होगा उसको हिलाना क्या है, मुश्किल है। क्लियर? तो फर्स्ट इज साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, अगर वो बड़ा है तो मूवमेंट क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर? सेकंड, साइज के बाद दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है टेम्परेचर। देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा फंडा है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केटीजी में पढ़ चुके हैं हम क्लास 11th में, फाइन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने हीट एनर्जी दी ना उसे तो किसी ना किसी फॉर्म में मिली होगी एनर्जी उसे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा आप इधर उधर ट्रेवल करोगे। इसको मैं ना वो याद करो, एग्जाम्पल क्या था, पॉपकॉर्न वाला एग्जाम्पल याद कर लो। आप टेम्परेचर देते हो तो भागता है वो, ठीक है ना, जैसे ही आपने बंद किया तो वो क्या है, सेटल डाउन। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो मूवमेंट ज्यादा, ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब गर्मियों में एक दूसरे से दूर दूर भागते, सर्दियों में तो चिपक के बैठते, भाई ठंड है पास ही बैठ जा, ठीक है ना। वही वाला फंडा है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा मूवमेंट पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा आएगा। फाइन, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, तीसरा, movement is inversely related to viscosity. Movement is inversely related to viscosity. Now viscosity क्या है? फाइन, कह सकता हूं यार, विस्कोसिटी बड़ी सिंपल सी चीज होती है, घन, ठीक है ना। वैसे तो डेंसिटी होता है, ठीक है ना। विस्कोसिटी एक रेजिस्टेंस टू फ्लो है, ठीक है ना। फ्लो करने को जितना रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। अब अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो फ्लो नहीं होगा। समझ के देखिए, पानी एक विस्कस सोल्यूशन नहीं है तो पानी आसानी से फ्लो कर जाता है, पर जेली देखिए, जेली जेली एक विस्कस सोल्यूशन है, ठीक है ना। विस्कस सोल्यूशन में क्या है, चिपचिपाहट इतनी है, फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं है, जहां है वहां चिपक के रहना चाहता है, जल्दी जल्दी फ्लो नहीं करेगा। रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो को रुकावट विस्कोसिटी कहलाता है। फ्लो को रुकावट विस्कोसिटी कहलाता है। तो जितना फ्लो को रुकावट होगा इसका मतलब वो फ्लो नहीं हो पाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा तो मूवमेंट नहीं आ पाएगा। क्लियर? दैट इज डिपेंडेंसी ऑन विस्कोसिटी। कोई दिक्कत? तो तीन डिपेंडेंसी हमने पढ़ी है, जितना बड़ा साइज होगा तब भी मूव नहीं करेगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तब मूवमेंट ज्यादा आएगा, एंड जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, रुकावट ज्यादा होगी फ्लो को, तो मूवमेंट नहीं आएगा। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा, मूवमेंट कम। कोई दिक्कत? सो दैट इज
द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्स। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल्स यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड इसमें हम पढ़ेंगे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी। ये सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सब को हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ।